स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है। पारीगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। ऑपरेशन अब भी जारी। हालांकि एनकाउंटर पिछले करीब 10-11 घंटों पहले से शुरू हुआ था और कुछ घंटों तक शुरुआत में गोलियों का तबादला भी हुआ दोनों तरफ से, लेकिन उसके बाद ये खामोशी हो गई और ऐसा अब समझा जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो कहीं छिपने की कोशिश में हैं, लेकिन जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश शुरू कर दी है और बल्कि घेरे में ले लिया गया है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। पारीगाम इलाके में गुज़िश्ता शाम से जो यहाँ पर मिलिटेंट 2 और फोर्सेस के दरमियान जो एनकाउंटर शुरू हुआ है वो अभी तक बदस्तूर जारी है। रात के दौरान यहाँ पर फोर्सेस को 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद यहाँ पर मुहासरा किया गया है। तो उसके बाद कहा जाता है यही कि 2 से 3 मिलिटेंट जो इस इलाके में छुपे हैं और जो कि पैडी फील्ड्स है या ऑर्चर्ड्स में है, जो ओपन एरिया में छुपे हैं। गोलियों का तबादला अगर शुरू हुआ उसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया, लेकिन 10 से 12 घंटे भी हो गए, लेकिन मुहासरा जो है वो बदस्तूर जारी है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पारीगाम का जो एरिया है, एक साइड से इसमें एप्पल ऑर्चर्ड्स है, सेब के बागात है और दूसरे साइड में पैडी फील्ड्स है। तो आज पैडी फील्ड्स में भी काफ़ी लंबी घास है और वहाँ पर भी सर्च करना काफ़ी दुश्वार है सिक्योरिटी फोर्सेस के, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस गुज़श्ता रात से ही यहाँ पर जो मिलिटेंटों की तलाश है वो बदस्तूर जारी रखे हुए है। इसकी निगरानी खुद आला अफसरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कर रहे हैं और जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर अभी जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पारीगाम, पुलवामा। और इस वक्त बिलाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ताजा जानकारियों के साथ। बिलाल, ताजा जानकारी क्या है? क्या ऑपरेशन अब भी जारी है? क्या जो आतंकियों के छिपे होने की बात थी, आशंका जाहिर की जा रही थी, उसकी पुष्टि हो चुकी है? देखिए विशाल, यहाँ मैं बताऊं कि 2 से 3 जो मिलिटेंटों की मौजूदगी के बिना पर जो ये मुहासरा ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया और जो गोलियों का तबादला हुआ उससे ये कहीं ना कहीं खदशा जाहिर हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस में। जो मिलिटेंट इस इलाके में छुपे थे, क्योंकि ओपन एरिया में छुपे थे मिलिटेंट, तो पैडी फील्ड्स और ऑर्चर्ड्स में छुपे थे, तो यही खदशा जाहिर किया जाता है या तो मिलिटेंट जो है या गोलियों के तबादले में जख्मी हुआ है या तो वो मारा गया है। इस हवाले से इसलिए यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर जारी है। रात को ही बड़े पैमाने पर जारी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन में कुछ खलल भी पैदा हो गई। लेकिन आज सुबह फिर जो पैडी फील्ड्स है या ऑर्चर्ड्स है, यहाँ पर ऑपरेशन जो है दोबारा चालू किया गया और मिलिटेंटों की जो तलाश है वो बराबर इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और जो फौज के जो अफसरान हैं वो जाए वारदात पर मौजूद है, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन गोलियों का तबादला जो है वो रात को ही हुआ था, उसके बाद रुक गया है। लेकिन अब जो है अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया कि 10 से ज़्यादा 12 घंटे का वक्त जो है वो गुजर गया है, लेकिन अभी तक या तो ना तो दोबारा इसमें गोलियों का तबादला हुआ है और ना ही किसी मिलिटेंट की अभी तक डेड बॉडी रिकवर्ड हुई है यहाँ पर। लेकिन जो मुहासरा है वो बदस्तूर जारी है और जो इलाका है, चाहे पारीगाम के साइड से या लरू के साइड से, दोनों इलाकों से जो है मुहासरा है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है। जी बिलाल, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर तैनात लोगों में से या जो सुरक्षा के जवान हैं या कोई आला जिम्मेदार अफसर ने इस बारे में कोई जानकारी दी है, मीडिया से कोई बात की है या किसी सवाल का जवाब दिया हो? बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे अपडेट ले रहे हैं। दरअसल पिछले करीब 12 घंटों पहले
पुलवामा के पारीगाम में एक एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में नतीजे में गोलियों का तबादला भी हुआ, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और उसके बाद लेकिन 2-3 घंटों की फायरिंग के बाद फिर ये एक्सचेंज ऑफ फायर रुक गया। आतंकियों की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा के में तैनात जवानों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। और ऐसा अभी समझा जा रहा है कि या तो वो जख्मी है बुरी तरह से जो आतंकी है, या फिर वो मारे गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, कोई आतंकियों की लाश नहीं मिली है, जैसा अभी हमें बिलाल हमारे संवाददाता बता रहे हैं। लेकिन पूरा इस बात का खदशा है, इस बात की पूरी संभावना है कि जो आतंकी हैं या तो पूरी तरह से जख्मी है या वो मार गिराए गए हैं। लेकिन पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। ऑपरेशन यानी कि जो तलाशी अभियान है वो बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हुए अब भी वहां जारी है। बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पारीगाम इलाके की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पारीगाम इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कल देर रात से ही फायरिंग का तबादला हुआ था, एनकाउंटर शुरू हुआ था। और पिछले जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था रात करीब 10 साढ़े 10 के करीब, तो उस वक्त 1 से 2 घंटों के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, गोलियों का तबादला हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। लेकिन उसके बाद एक तरह की खामोशी बन गई। और आज सुबह से भी लगातार, रात से लेकर सुबह तक लगातार पूरे इलाके को घिरा हुआ है। पारीगाम वो इलाका है जहां पर ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे। सिक्योरिटी के जो जवान हैं उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और तलाशी अभियान जारी है। हमारे संवाददाता कह रहे थे, बिलाल जो वहां पर मौजूद हैं इलाके के आसपास, उनका ये कहना था कि ऐसी भी संभावना है कि या तो जो आतंकी है वो मारे गए हैं या फिर ये बुरी तरह से जख्मी हैं। लेकिन अगर वो मारे गए हैं तो उनकी डेड बॉडीज जो है वो मिलनी चाहिए, और इसलिए लगातार उस पूरे इलाके में सघन जो है तलाशी अभियान जारी है। तो पारीगाम इलाका है वो पुलवामा का, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का पारीगाम इलाका। इस इलाके में काफी बड़ी जो है संख्या में वहां पर बागात हैं, मेवाजात की, सेबों की, ऑर्किड्स हैं। और इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि जो आतंकी है, जो बुरी नीयत से वहां पर आए थे, उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि वहां पर उन्हें छिपने में मदद मिलेगी या छिपकर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल में मदद मिलेगी। लेकिन शुरुआती जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं, जो पिछले रात करीब 10 से 11 के दरमियान हुए थे, तो शुरुआती घंटों में एक्सचेंज ऑफ फायर्स के बाद, गोलियों के तबादले के बाद वहां पर खामोशी है। लेकिन सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा के जवान हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो आर्मी के जवान हैं, वो उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। और कोशिश यही है कि अगर वो जख्मी भी हैं तो वो इस इलाके से भागने ना पाएं। और जवानों ने इस पूरे इलाके को घेरे में रखा हुआ है। घेरे में लेने के बाद लगातार तलाशी अभियान भी जारी है। बिलाल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, मेरा सवाल ये था कि क्या कोई जिम्मेदार अफसर ने पुलिस के या फिर आर्मी के इस बारे में कोई ब्रीफिंग दी है, कोई सवाल का जवाब दिया है? इसके डीआईजी भी इसकी जो ये निगरानी कर रहे हैं इस ऑपरेशन के असल में, तो लेकिन अभी तक कोई पुलिस या सीआरपीएफ या आर्मी की जानिब से कोई स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं आया कोई इसमें मिलिटेंट मार गिराया गया है या नहीं, या मिलिटेंट इस मुहासरे को तोड़ने में कामयाब हुए, उस हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट इनका नहीं आया है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरे इलाके का बदस्तूर जारी है, उसमें अभी तक कोई कमी नहीं आई है या सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इस हिसाब से अब देखने वाली बात होगी कि क्या लाएअमल आगे क्या रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर बनाए रखें, आपसे हम फिर अपडेट लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पारीगाम में कल देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। शुरुआती घंटों में गोलियों का तबादला भी हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर्स भी हुए, लेकिन उसके बाद एक खामोशी है। लेकिन कल देर रात से लेकर अब तक पूरे इलाके को
सेना के जवानों ने घेरे में ले लिया है, सीआरपीएफ के जवानों ने घेरे में ले लिया है और तलाशी अभियान जारी है। ऐसा समझा जा रहा है कि शायद आतंकी जो है वो या तो बुरी तरह से जख्मी है या मारे गए हैं, लेकिन अभी तलाशी अभियान जारी है। किसी की डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है और इसलिए लगातार ऑपरेशन जारी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। व्यूअर्स, इंडियाज मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने की के पाठक की जमकर तारीफ। विभाग में कोऑर्डिनेशन बनाने का दिया सुझाव। आरजेडी बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो त्याग पत्र दे दें हेमंत सोरेन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया अंदरूनी मामला। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, जेएमएम और कांग्रेस में तालमेल की कोई कमी नहीं। दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। हिमाचल प्रदेश से खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी से खबर यह है कि कौल डैम में फंसे हुए लोगों को सकुशल सुरक्षित बचा लिया गया है। वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोगों को बचाया गया है। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन तमाम लोगों को बचा लिया गया है, इनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये एक बड़ी खबर है उन तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों के लिए, चाहे वो एसडीआरएफ के लोग हों, चाहे एनडीआरएफ के लोग हों या स्थानीय पुलिस के मेंबरान हों। इन्होंने आज एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और हिमाचल प्रदेश की मंडी में कौल डैम में जो 10 लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। इन 10 लोगों में 5 जो है वो वन विभाग के कर्मी थे, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स थे। 5 लोग थे और बाकी 5 अन्य लोग थे जिन्हें बचाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि दरअसल ऐसे मौके पर जब बाढ़ आती है या बारिश के बाद जब पहाड़ों से पानी गिरता है तो कई बार इसमें काफी ऐसी लकड़ियां जो काफी कीमती भी होती हैं वो पानी में बहती नजर आती हैं। और ऐसे में जब डैम में आसपास कुछ लोग शायद इस कोशिश में थे कि ऐसी लकड़ियों को वो अपने हिस्से में ले सके, जबकि जो वन विभाग के जो मेंबर्स है वो भी वहां आसपास थे। ये तमाम के तमाम 10 लोग उसमें जो है फंस गए थे, तो इनका रेस्क्यू करा लिया गया। वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, एक बार फिर आपके पास मैं आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है इसमें 10 लोग बचा लिए गए हैं, इसे कितना अहम माना जाए और कितना कठिन था ये रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर हम आजकल की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और जिस प्रकार से हम दिखा भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जो है वो कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है, लोगों के घर जो है वो ढह चुके हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी मौतें हो चुकी हैं और बहुत से लोग ऐसे भी है जो अभी तक लापता है। तो ऐसी स्थिति में जब विभाग के ये कर्मचारी रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन मतलब हम कह सकते हैं कि रेकी करने के लिए जो है वो जो जलाशय है उसमें गए हुए थे, जो लकड़ी बहकर आई है उसकी रेकी करने के लिए गए थे, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए गए हुए थे। तो उस दौरान फिर इनकी जो बोट थी उसकी जो शाफ्ट थी वो टूट जाती है और शाफ्ट टूटने के बाद फिर ये सारे के सारे लोग वहीं पर जो है वो फंस कर रह जाते हैं। अच्छी बात ये रही कि इनके पास मोबाइल थे और मोबाइल से जो है कनेक्टिविटी हो पा रही थी, उसमें सिग्नल था और जो संपर्क था वो हो पा रहा था। तो इन्होंने फिर जो अपने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क किया, उनको जानकारी दी कि इस प्रकार से वे फंस गए हैं। तो उसके बाद फिर बात प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन के बाद फिर जो एसडीआरएफ की टीम है वो जो है वो मौके पर पहुंची और उसके बाद फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो शुरू किया गया। तकरीबन 10 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगे और आज सुबह 3 बजे जो है वो इन सभी 10 के 10 लोगों को जो है सुरक्षित निकाल लिया गया है।
इनमें 10 लोगों में से 5 लोग जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है, जबकि 5 लोग जो है वो स्थानीय लोग हैं जो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है उनके साथ ये वहां पर रेकी करने के लिए गए हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण ये रेस्क्यू था क्योंकि 10 अनमोल जिंदगियां जो है वो जलाशय में फंसी हुई थी। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कभी भी कोई भी मतलब हादसा जो है हो सकता था इन लोगों के साथ। इसलिए प्रशासन ने भी कोई देर ना करते हुए तुरंत प्रभाव से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। SDRF की टीम को मौके पर बुलाया और इन लोगों को जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित जो है वो पहुंचा दिया गया है। जी वीरेंद्र, मेरा सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये लोग किस तरह से फंस गए? मतलब जो वन विभाग के अधिकारी हैं या जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जहां पर वो हैं वहां पर इस तरह से पानी अचानक आ सकता है, वो फंस सकते हैं या किसी ऐसी तरह की विपदा आ सकती है? और जो लोग आपने जो बताया कि ऐसे कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो लकड़ियों को अपने पास ले जाने के लिए या उसे एक तरह से मौके का फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनकी दिमाग में आती है वो कहीं ना कहीं रिस्क ले लेते हैं। ऐसा हो कैसे जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि फंस कैसे गए, तो फंसने के पीछे का तो बड़ा स्पष्ट सा रीजन है कि जिस नाव में ये रेकी करने के लिए गए थे, वो नाव जब जहाँ विशाल लकड़ियां गिरी हुई है जलाशय में, बहुत ज्यादा लकड़ियां जो गिरी हुई है, और वहां पर इनकी नाव जो है वो आकर अटक जाती है और उस नाव को निकालने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि जो नाव थी वो मोटर वाली नाव थी, मोटर बोट थी, जैसा नहीं था कि उसे आप हाथ से जो चप्पू चलता है उसके माध्यम से चलाएं, वो मोटर के साथ चलने वाली नाव थी। लेकिन जब उसकी वहां पर जो है नाव की एक शाफ्ट टूट जाती है और वो नाव जो है वहां पर फंस कर रह जाती है, तो फिर उस कारण ये लोग वहां पर फंसे और इन्होंने अपनी जानकारी जो उस अधिकारी को दी है, उसके बाद रेस्क्यू करके इनको निकाल लिया गया। और ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से इनके साथ ये हादसा हुआ है जो इंतजार बीच जलाशय में हुआ। दूसरी बात, रही बात जो लकड़ियां बहकर आती है, उनको अमूमन जो क्या आसपास के जो लोग होते हैं उनका यही टारगेट रहता है कि जो लकड़ियां बहकर आई है उन लकड़ियों को किसी न किसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर निकालें और निकालकर उनको 4 पैसों में बेच दे। यही उनका जो मोटिव रहता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जितनी भी लकड़ी बहकर आई है वो जंगलों से बहकर आई है, जंगलों में जो नुकसान होता है बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, वो फिर बेहतर जो है वो पानी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं, जलाशय में रुक जाते हैं। तो उस लकड़ी की जो मन विभाग चाहता है कि उस लकड़ी को वो प्रॉपर नियमों के तहत निकाले और उसके बाद प्रॉपर ऑप्शन करके फिर बेचे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि वन माफिया टाइप, उनका टारगेट ये रहता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस लकड़ी को जो है वो हथियाए और फिर उसे जो है वो औने पौने दामों में जो है वो 2 नंबर में बेचते हैं। ये उनका मोटिव रहता है। तो उसी चीज को बचाने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो लगातार वहां पर जो है वो जलाशय में रेकी करती रहती है आजकल, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सी लकड़ियां बहकर आई। अगर आप विजुअल देखिए भी दिखा तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े ठेले लकड़ी की जो है बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी जो है वो जलाशय में इकट्ठा हुई है और ये लकड़ी जो है एक किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाती है। और फिर उसके साथ साथ पीछे को और जो है जिस प्रकार से है कि लकड़ी का स्टॉक जब आता रहता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ढेर जो है वो लगता रहता है। तो ये उसी ढेर में ये लोग फंसे हुए थे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 घंटे लगे ऑपरेशन को करने में, लेकिन इन लोगों को जो है सुरक्षित निकाल दिया गया है। जी विशाल जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मंडी के कॉल डैम में फंसे 10 लोगों को बहिफाजत यानी सुरक्षित वहां से रेस्क्यू करा लिया गया है और इन 10 लोगों को जो बचाया गया है इनमें से 5 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जबकि 5 अन्य लोग हैं। जम्मू कश्मीर का जोश हाई है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 15 अगस्त यानी जश्न आजादी के मौके पर प्रदेश भर में रिकॉर्ड संख्या में न सिर्फ कार्यक्रम हुए बल्कि इन कार्यक्रमों में रिकॉर्ड संख्या में लोग शामिल भी हुए। हर कोई बदलते नए जम्मू कश्मीर में नई उमंग और नई उम्मीद के साथ भागीदार बनने का प्रयास करता नजर आया। बदलता जम्मू कश्मीर, बदल रही फिजा। जश्न आजादी पर रिकॉर्ड जन भागीदारी। नई उमंग, नई उम्मीद, नया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब नया स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है।
इसमें जश्न आजादी यानी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का मौका मील का पत्थर साबित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त के मौके पर रिकॉर्ड 42,879 कार्यक्रमों का आयोजन। रिकॉर्ड संख्या में 36,85,106 लोगों ने भागीदारी की। स्कूल, गांव, पंचायत, नगर पालिका, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम, शहर शहर, दफ्तर दफ्तर, सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित। जम्मू कश्मीर में राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। साथ ही पुलिस परेड, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों की परेड और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जश्न आजादी से जुड़ने का बड़ा मौका मिला। और इसका असर ये रहा कि जम्मू संभाग में 19,76,255 लोगों ने 23,163 समारोहों में हिस्सा लिया, तो कश्मीर संभाग में 17,08,851 लोग 19,716 समारोह में शामिल हुए। जिला स्तर पर बात करें तो बारामुल्ला में 3353 कार्यक्रमों में करीब 5,05,909 लोग, अनंतनाग में 2,676 कार्यक्रमों में 2,45,618 लोग, कुपवाड़ा में 4,993 कार्यक्रमों में 2,34,146 लोग, पुलवामा में 1,140 कार्यक्रमों में 1,81,195 लोग, राजौरी में 7,756 कार्यक्रमों में 3,95,916 लोग, कठुआ में 1,377 कार्यक्रमों में 3,06,801 लोग, पुंछ में 4,060 कार्यक्रमों में 2,87,719 लोग, जबकि उधमपुर में 889 समारोहों में 2,58,830 लोग शामिल हुए। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू दोनों ही जगह पर श्रीनगर में 2,052 कार्यक्रमों में 91,504 लोग शामिल हुए। 2,515 समारोहों में 1,45,663 लोग शामिल हुए, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने जहां बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराया, उस अकेले कार्यक्रम में 10,000 और जम्मू के एमए स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में तकरीबन 11,000 लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भी कई जगह तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी खूब देखने को मिल रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान अभी 31 अगस्त तक चलने वाला है, जो नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हिमाचल में आपदा से अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने नुकसान का अनुमान लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से रिलीफ मैनुअल में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि हिल्स स्टेट के लिए अलग से रिलीफ मैनुअल होना चाहिए। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में आपदा से, जो वहां पर आपदा आई हुई है, खासतौर से मानसून से लेकर अब तक, आपदा से अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये आकलन है, उनका ये अनुमान है। सीएम सुक्खू ने नुकसान का अनुमान लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से, जेपी नड्डा से रिलीफ मैनुअल में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिल्स स्टेट के लिए अलग से रिलीफ मैनुअल होना चाहिए। मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है, और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया
कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू को मदद का भरोसा दिया है। नड्डा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी उसमें केंद्र हिमाचल की सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मदद की 2 किश्तें केंद्र पहले ही जारी कर चुका है और जो भी हिस्सा बचा है उसे जल्द ही अदा किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं और सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पेट सफा